अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है हमारे पास शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट उसके एग्जांपल्स के साथ डिटेल में लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं। जिसने नहीं देखा तो वो देख लें ताकि क्लियर हो जाए ये वाला टॉपिक। ठीक है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। वी हैव स्टडीड इन द रेजोनेंस फिनोमेनन दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑक्सीलेशन इज मैक्सिमम व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स इज नियरली इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेटिंग बॉडी। हम लोगों ने पढ़ा है कि रेजोनेंस का फिनोमेना क्या है, रेजोनेंस का प्रोसेस क्या है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन यही पढ़ी कि जो आपकी ऑक्सीलेशन जिस बॉडी में हो रही है वो पेंडुलम है, वो ब्रिज है, वो मतलब वो किसी भी चीज़ में अगर आपकी ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस हो रही है, कोई भी आपकी ऑक्सीलेटिंग बॉडी है, तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। कब? जब ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी और आपके ऑक्सीलेटिंग बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज दोनों आपस में मैच हो जाएं, दोनों आपस में सेम हो जाएं या तकरीबन इक्वल हो जाएं। ठीक है, द एम्पलीट्यूड कैन बी डिक्रीज बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। और अगर आप चाहते हैं कि एम्पलीट्यूड ना मैक्सिमम हो, एम्पलीट्यूड कम हो, क्योंकि कहीं कहीं पर ये खतरनाक भी है, जैसे कि हमें बताया कि सोल्जर्स की मार्चिंग अगर ब्रिज पर हो रही हो तब, हम लोग को बताया अर्थक्वेक आ रहा हो तब ये चीज़ खतरनाक भी है, कहीं कहीं यूज़फुल भी है, कहीं कहीं खतरनाक भी। तो जहाँ पर आप चाहते हैं कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो जाए, वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? आपको ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज कर देनी चाहिए ताकि दोनों की फ्रीक्वेंसीज मैच ना हो और जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ना हो। ठीक है, ये भी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आगे आ जाते हैं। इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन इंक्रीजेस रैपिडली एट अ फ्रीक्वेंसी एफ। अब हमसे कह रहे हैं कि जो आपकी ऑक्सीलेशन है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कब बढ़ेगा एम्पलीट्यूड? जब रेजोनेंस होगी, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी एफ स्लाइटली डिफरेंट दैट फ्रॉम द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ ओ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फिर हमसे क्या कह रहे हैं? हमसे कह रहे हैं कि स्लाइटली डिफरेंट दैट फ्रॉम द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देन द रेजोनेंस इज सेट टू बी शार्प। तो फिर आपसे क्या कहा जाएगा कि आपकी रेजोनेंस क्या है? शार्प है। यानी कि अगर आपकी ऑक्सीलेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब जो आपकी रेजोनेंस है वो बहुत शार्प है। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द रेजोनेंस ऑक्सीलेशन एंड इट्स शार्पनेस डिपेंड्स अपॉन डैम्पिंग। ठीक है सॉरी। अब जो एम्पलीट्यूड है आपकी रेजोनेंस ऑक्सीलेशन का, ठीक है, और जो उसकी शार्पनेस है, जो भी शार्पनेस हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है, जो उसकी शार्पनेस है, हम लोगों से कह रहे हैं कि वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? डैम्पिंग के ऊपर। यानी कि जितनी कम डैम्पिंग होगी उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रेजोनेंस का प्रोसेस ही बेसिकली ये है कि डैम्पिंग में क्या होता है? एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। रेजोनेंस में हम लोग क्या करते हैं? एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं। अगर डैम्पिंग कम हो रही है इसका मतलब रेजोनेंस बढ़ रही है, इसका मतलब रेजोनेंस शार्प हो रही है। ठीक है, तो जितनी कम डैम्पिंग होगी उतनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी, उतना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा एंड मोर शार्प विल बी रेजोनेंस। ठीक है, सिमिलरली फॉर ग्रेटर डैम्पिंग, अब जितनी ज़्यादा डैम्पिंग होगी यानी कि एम्पलीट्यूड उतना कम होता जाएगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा? रेजोनेंट ऑक्सीलेशन का उतना ही कम होता जाएगा और ऐसी ऑक्सीलेशन क्या कहलाएगी? शार्प नहीं, फ्लैट ऑक्सीलेशन कहलाएगी। ठीक है, देखिए जब डैम्पिंग ज़्यादा है तो ऑक्सीलेशन कम है। ठीक है, हैवी डैम्पिंग पे, मीडियम डैम्पिंग पे ऑक्सीलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ऑक्सीलेशन का थोड़ा ज़्यादा है। और स्मॉल डैम्पिंग पर, बहुत कम डैम्पिंग पर जो एम्पलीट्यूड है वो देखें इतना ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारी ड्राइविंग फोर्सेस हैं और ये हमारा एम्पलीट्यूड है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब हमसे कहते हैं कि ग्राफ के थ्रू हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो एम्पलीट्यूड एज अ ग्राफ डायग्राम शोज दैट एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, हमें ये बताया जा रहा है कि जो एम्पलीट्यूड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वी सी दैट द एम्पलीट्यूड इज लार्ज इफ द डैम्पिंग इज स्मॉल। हम लोगों ने देखा उस डायग्राम में कि अगर डैम्पिंग कम होगी तो एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑल्सो द रेजोनेंस इज शार्प। ठीक है, और जो है एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, रेजोनेंस उतनी ही शार्प होगी इस केस में। ठीक है, दैट इज़ द एम्पलीट्यूड रैपिडली फॉल्स इफ एफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम एफ ओ। यानी कि जो आपका एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा अगर आपकी जो एफ़ है और जो एफ ओ है वो दोनों क्या हो जाएं? वो दोनों डिफरेंट हो जाएं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने शार्पनेस की ये शर्त पढ़ी है। क्या पढ़ा है हम लोगों ने शार्पनेस के लिए? कि जो आपका एम्पलीट्यूड है ऑक्सीलेशन का वो इंक्रीज़ होगा तेज़ी से। कब? जब फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से रेजोनेंस प्रोड्यूस हो रही है वो फ्रीक्वेंसी और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी तो जो आपका एम्पलीट्यूड होगा वो शार्प होगा। ठीक है, इस चीज़ को हमने जहन में रखना है। आगे हमसे कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्सेस। अब अगर डैम्पिंग फोर्स ना हो द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन फोर्स वाइब्रेशन विल बी इनफाइनाइट।
ठीक है भाई, देखिए जब आपके पास डैम्पिंग कम थी, ठीक है, जब डैम्पिंग आपके पास स्मॉल थी तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा था। अब अगर डैम्पिंग बिल्कुल ही ना हो, अगर डैम्पिंग बिल्कुल ही एब्सेंट हो, तो ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैक्सिमम नहीं, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इन ऑल रियल केसेस सम डैम्पिंग इज ऑलवेज प्रेजेंट इन मैकेनिकल सिस्टम्स एंड द एम्पलीट्यूड रिमेन्स फाइनाइट, ठीक है। जो रियल केसेस होते हैं प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है वो ये है कि जो डैम्पिंग है वो हमेशा प्रेजेंट होती है, थोड़ी बहुत होगी लेकिन प्रेजेंट होगी, और जो आपका एम्पलीट्यूड होगा वो हमेशा फाइनाइट होगा, यानी कि हमेशा आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना एम्पलीट्यूड है, इनफाइनाइट नहीं होगा। हाउएवर द एम्पलीट्यूड में बिकम वेरी लार्ज, हाँ लेकिन एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो सकता है अगर डैम्पिंग आप बहुत स्मॉल कर दो और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो है तकरीबन नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल कर दो, ठीक है। आगे देखो, द रेजोनेंस इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिज़ाइन ऑफ ब्रिजेस एंड अदर सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। हम लोगों ने पढ़ा है कि ब्रिज के ऊपर से जब मार्चिंग हो रही होती है सोल्जर्स की, तब भी हमें रेजोनेंस का ख्याल रखना होता है। बिल्कुल उसी तरह रेजोनेंस का इफेक्ट ब्रिजेस को बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ तक कि बाकी जितने भी सिविल इंजीनियर्स जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ब्रिजेस हो गए, पुल्स हो गए, या जो भी कुछ हो गया, उन सब जगहों पर रेजोनेंस के इफेक्ट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऑन जुलाई 1940 द न्यूली कंस्ट्रक्टेड टैकोमा नैरो ब्रिज वाशिंगटन वॉज ओपनड फॉर ट्रैफिक, ठीक है, ओनली 4 months आफ्टर दिस। क्या हुआ, ब्रिज बना 1940 में, ठीक है, और फिर उसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, उसके ऊपर से गाड़ियाँ गुजरने लगी ईजिली, ठीक है। लेकिन ठीक 4 महीने के बाद क्या हुआ, अ माइल्ड विंड सेटअप द ब्रिज इन रेजोनेंट वाइब्रेशंस। एक हल्का सा जो है विंड जो है तेज़ झोंका चला, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ, अब रेजोनेंस प्रोड्यूस हुई उस ब्रिज में। इन अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में, द एम्पलीट्यूड बिकेम सो लार्ज, एम्पलीट्यूड इतना बढ़ गया रेजोनेंस की वजह से कि आपका ब्रिज खड़ा नहीं हो सका वो ब्रिज, ठीक है, और उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, स्ट्रेस पड़ा, और जो है वो टूट गया उस ब्रिज का एक हिस्सा, ठीक है, वेंट इनटू द वाटर बिलो, और नीचे वो पानी में चला गया। आफ्टर दिस इंसिडेंट, उस वाक़ये के बाद द इंजीनियर्स कंसिडर्ड द रेजोनेंस फिनोमिनन इन द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस। जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना होता है कि वो जब भी कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन करें या जब भी कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन करें, जब भी कुछ ऐसा बनाएं, तो जब भी कोई ऐसा ख़ास तौर पर ब्रिजेस बनाएं जिन्हें लंबे टाइम तक के लिए चलाना, तो वो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर हो गया है एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हमारे इस बुक का लास्ट चैप्टर रह गया है, वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।